नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अमेरिका में पीएम मोदी ने भले ये कहा था कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, लोकतंत्र हमारी रंगों में है। इसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखें तो अल्पसंख्यक, दलित और आदिवासी समुदाय आज भी शोषण और अत्याचार का शिकार हो रहे हैं। कहीं अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है तो कहीं अल्पसंख्यकों के धर्म स्थलों को तोड़ा जा रहा है। जब सवाल इस बात का है कि लोकतंत्र में समानता का अधिकार है, तो आखिर अल्पसंख्यक के साथ इस तरह की आपत्तिजनक घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? क्या इसके लिए सियासत जिम्मेदार है या फिर जोर जबरदस्ती करने वालों को कानून का खौफ नहीं बचा है? खैर, जो भी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं किसी सभ्य समाज में उचित नहीं कही जा सकती। हाल की ताजा घटनाओं पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। उज्जैन के खाराकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला की गली में अराजकता की हदें पार हो गई। दरअसल फिजियोथेरेपिस्ट मुस्लिम युवती अपनी मां के साथ स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान गली में एक युवक ने उसे रोका और गाड़ी की चाबी निकालकर गाली गलौज करते हुए हाथ पकड़ लिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की गई। सूचना मिलने के बाद खाराकुआ थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग की। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। ये हुआ कि बच्ची रोज विजिट पे जाती थी। अब उसका आज रोजा भी था और वो हम सभी का 9-10 का रोजा रहता है, हम सब घर वालों का भी था। वो आ रही थी विजिट से तो इधर कुछ घोड़ा वोड़ा निकल रहा था, तो वो उधर गली से घुस गई। तो वहाँ से कुछ लड़के निकले और निकलने के बाद में उसको ऊपर एक औरत भी थी, उसने तलवार लाके दी और उस लड़के से बोला मार दे इसको यहीं, और उसके पूरे कपड़े फाड़ दिए, साइड से पूरे कपड़े फाड़ दिए। उसको ऐसा पाइप मारा कि उसका कंधा पूरा मिला और गाड़ी की चाबी निकाल ली और गाड़ी भी वहीं उसकी फेंक दी और चाबी भी अभी भी उनके पास है। उसके बाद भी थाने वाले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर रहे हैं। घटना के बाद खाराकुआ थाना पुलिस सतर्क है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354, 341, 323, 294, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से चर्चा कर मकान तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। खाराकुआ थाना क्षेत्र गोला मंडी क्षेत्र में एक घटना घटित हो गई थी, जिसमें एक बिटिया के साथ में क्षेत्र के ही रहने वाले कुछ लड़कों ने छेड़छाड़ कर दी थी। बिटिया के परिजन संबंधित को थाना खाराकुआ पर लेके आए। उसकी शिकायत पर थाना खाराकुआ में एफआईआर दर्ज की है 354, 341, 323 और अन्य सेक्शंस में, और उनमें से अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी कार्रवाई चल रही है। आरोपियों का नाम क्या है? अभी आरोपियों के नाम कुछ कारणों से गोपनीय रखे गए हैं। वहीं सतना के महर में आदिवासी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई। बता दें कि 10 वर्षीय मासूम के साथ दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड की तरह दरिंदगी का मामला सामने आया है, जिस पर आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम दोनों आरोपियों के घर पहुंची और मकान तोड़ने की कार्रवाई की। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना सामने आने पर शुक्रवार को कहा था कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा यूपी के कानपुर देहात के अकबरपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ की घटना सामने आ चुकी है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा गया कि बजरंग दल, भाजपा, वीएचपी के गुंडों ने कानपुर देहात के अकबरपुर में एक चर्च में तोड़फोड़ की। मोदी जी अमेरिका जाकर भाषण में कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान होता है। क्या यही है सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान और सबका साथ सबका विकास? नफरत की जिस राजनीति को भाजपा ने बोया है, वो अब भारत की लोकतांत्रिक मान्यता को ध्वस्त कर रही और भारत की सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक छवि को धूमिल कर रही। इसी तरह से कासगंज के सहावर थाना क्षेत्र में एक अल्पसंख्यक समुदाय के युवक के साथ किन्नरों द्वारा लूटपाट और अमानवियता की गई। आरोप है कि किन्नरों ने उसे 10,000 रुपए लूटे और उसका मुंडन कर मुंह पर पेशाब कर उसे पिलाया। इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें घटना ये है, एक जो है हमारे लोगों में ज़्यादातर फर्जी किन्नर ज़्यादा आ गए। फर्जी किन्नरों ने, जैसे कोई किन्नर है गद्दी नसीन, जैसे हम हैं, हम लोगों को परेशान किया जाता है गद्दी नसीन किन्नरों को। इसी तरीके से हमारे ज़िला एटा में और ज़िला कासगंज में यानी जो गद्दी नसीन है उनके यानी जैसे फर्जी किन्नरों को यानी रख लेते हैं मजूरी पे या वैसे, तो वो यानी हम लोगों को लिंग परिवर्तन करा के या इस तरीके से हमको देते हैं धमकियाँ कि हम तुमको इस तरीके से करा देंगे अगर तुम हमको गद्दी नहीं दोगे। और गद्दी नहीं देते हैं तो जजमान को परेशान करते हैं। जजमान दाता होता है और वो दाता होता है इसलिए वो बच्चे यानी बधाई अपने बच्चे की खुशी में हम लोगों को देता है। इसने यानी 2 फर्जी किन्नरों को, 2 लड़कों को लेके और उसे किन्नर के यानी पेशाब करा उसके मुंह में और उसके यानी सर मूड़ लिया। इसको कड़ी से कड़ी जो भी यानी सज़ा बनती है, मेरी जोगी जी और मोदी जी से मेरी यानी प्रार्थना है, ऐसे किन्नर हो या पब्लिक का आदमी हो, अगर कोई भी इस तरीके की घटना करता है किसी किन्नर के संग में कोई भी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। थाना क्षेत्र सहावत जनपद कासगंज निवासी रफीकुल के द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2023 में अपने साथ हुई घटना के क्रम में थाना सहावत पर यह सूचना दी गई कि किन्नर समाज के लोगों द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित आचरण किया गया है। साथ ही उसका 10,000 रुपये उससे छीन लिए गए हैं। इसके अलावा उसका बाल घोट दिया गया है। इस सूचना पर थाना क्षेत्र सहावर पर अपराध सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया और इस घटनाक्रम में जो नामजद 5 अभियुक्त थे, 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष उनको पेश किया गया और रिमांड बनवा करके उनको जिला कारागार रवाना किया गया है। और इस प्रकरण में साक्ष्य संकलन और विधिक कार्रवाई अभी प्रचलित है। देश में सामाजिक सौहार्द के लिहाज से ये घटनाएं अफसोसजनक है। सरकारों को ऐसी घटनाओं पर सख्ती से पेश आने की जरूरत है। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी तभी ऐसी घटनाएं रुक सकेंगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा। सबसे पहले उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज हमारे साथ में जितेंद्र सिंह जी हैं, महासचिव पादरी एसोसिएशन से हैं। रामू टेकाम आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। साथ ही इकबाल अंसारी जो हमारे साथ में हैं, पूर्व पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद मामले में, और राजेश महाराज हैं जो कि पुरोहित हैं, और सुशील दुबे हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। शुरुआत करते हैं जितेंद्र सिंह जी के साथ में आज की अपनी चर्चा की। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये वो देश है जहां पर हम कहते हैं ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, और अखंडता में एकता, यही भारत जो है, इसी को भारत कहते हैं। भारत में सभी धर्मों के लोग पूरे स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, सभी का सम्मान होता है, उन्हें अपने धर्मों में पूजा पाठ करने की सारी छूट भी दी जाती है। लोकतंत्र का मतलब ही यही है। फिर आखिर इस देश में जहां लोकतंत्र है, ये अल्पसंख्यकों का अपमान क्यों हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या वजह है कि अब तक जब लाख प्रयास किए जा रहे हैं इस चीज को सुधारने की, लेकिन बावजूद इसके बदलाव नहीं हो पा रहा है? क्या वजह है आखिर? हमारा देश गंगा जमुनी तहजीब का देश है, लेकिन फिर भी पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे कि लगातार अल्पसंख्यकों पर, उनके धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हो रहा है। यहाँ तक कि हमारे पवित्र धर्मशास्त्र, बाइबल हो या अन्य जो भी धर्मशास्त्र है, उन्हें भी, उनका भी अपमान किया जा रहा है। मैं केवल बाइबल के बारे में बात नहीं करता हूँ, चाहे वो रामायण या कुरान हो, सभी धार्मिक पुस्तकों का अपमान हो रहा है। सरकार को चाहिए कि जो लोग भी धार्मिक चीजों का अपमान कर रहे हैं, हमारे पवित्र धार्मिक स्थलों को जाकर उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लगातार, चाहे वो अकबरपुर का मामला हो या अन्य कई जगह मामले हो, शायद मीडिया को भी मालूम है, हमारे जौनपुर में, हमारे इलाहाबाद में, हमारे कानपुर देहात, कई जगह पर धार्मिक स्थलों पर आक्रमण हुआ, हमारे पुलपिट तोड़े गए और वहां पर डीजे बजाया गया। आरोप क्या है? हम अपनी इबादत करते हैं, आरोप ये है कि धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यदि इबादत करना, प्रार्थना करना ही केवल हमारा गुनाह है
और हम पर आरोप लगाया गया था कि धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, तो सरकार उसकी जांच करे, और सरकार जांच करने के धार्मिक स्थलों को तोड़ना और धार्मिक गुरुओं पर आक्रमण करना, उनके साथ बदतमीजी करना, ये तो निहायत ही शर्मनाक बात है। हमारा देश सभी धर्मों का आदर करने वाला देश है, और फिर अगर एक धर्म का, आज आप देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये हाँ। नारा था, लेकिन आज वो नारा कहाँ रह गया, कहाँ लेकिन पर सर दिखाई सर पड़ता सर है? हमारा सवाल यही था कि देखिए ये घटनाएं हो रही हैं, हम इन घटनाओं को खुद भी अपने टीवी पर दिखाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये कि आखिर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, क्या कोई इस पर काम कर रहा है? जिस तरीके की घटनाएं हुई, चाहे वो यूपी हो या एमपी हो, अभी हाल ही में एक एमपी में घटना हुई थी, बेहद शर्मनाक थी। ठीक है जितेंद्र जी, आपके पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में बने हुए हैं सुशील दुबे जी, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप एक पत्रकार हैं, आपने इस तरीके की कई घटनाओं को कई बार कवर भी किया होगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाया होगा, लेकिन क्या कभी ये सोचा गया कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं? क्योंकि हमने अभी जो वीडियो देखा था जिसमें एक आदिवासी शख्स के साथ में एमपी का जो वायरल वीडियो, पूरे देश में कितना शर्मनाक वो वीडियो था, एक युवक के मुंह पर एक शख्स पेशाब करता हुआ नजर आया था, आदिवासी युवक था, उसके साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ वो हम सब ने देखा, शर्मनाक था। लेकिन ऐसा किए जाने वाले लोगों के मन में आखिर क्या होता है, किस भाव से आखिर इस तरीके की हरकतें उनकी ओर से की जाती है? क्या आपको नहीं लगता कि इन चीजों पर लगाम तो लगानी चाहिए, जो ऐसी गलती करते हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो? क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विकसित देश बनने जा रहे हैं, हमारी मानसिकता, हमारी शिक्षा सब बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर क्या हम इतना पिछड़ रहे हैं कि हम आज भी इस तरीके का भेदभाव, इस तरीके का जातिवाद लोगों के साथ करते हैं? सुशील जी अनम्यूट करें सर, उसके बाद अपनी बात को शुरू करिए आप। गर्मा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। गर्मा जी, एक जमाना था जब डकैत जो थे, डकैत चंबल के डकैत, जो देश के बड़े क्रिमिनल, बीहड़ की बड़े क्रिमिनल और बड़े खतरनाक डकैत माने जाते थे, वो भी महिलाओं को और बच्चों को देवी मानते थे, उनको शादी ब्याह में उनको जो भी देते थे अपना भी, लेकिन उनसे दूर, मतलब उनसे बड़ा बहुत ही गंदा टाइप का 1% डकैत थे, लेकिन चंबल के बीहड़ या बड़े डकैत जो थे उस टाइम। आज आप देख रही हैं कि 3 साल, 2 साल, 4 साल, कोई लिमिट ही नहीं, 80 साल की बुढ़िया। इसमें क्या, इसमें कोई धर्म है क्या? ये लिमिट है, ये लिमिट, ये मोबाइल ले लो ना भाई, कौन है अगर हाँ, प्लीज बाकी के लोग म्यूट रखें खुद को, ताकि बात सही से समझ में आए। ठीक है सर, बोलिए, कंप्लीट करिए। तो अब ये देखिए, एक पता नहीं क्या दौर आ रहा है, ये दौर आ गया है, हाँ, जिसे देखो अपराध की तरफ ही दौड़ गया है, एकदम दिमाग ही बिल्कुल अपराध की, पूजा में भी अपराध, नमाज में भी अपराध, प्रार्थना में भी अपराध, हाँ, दिमाग हर तरफ जहां। अब जैसे अभी हमारे सज्जन ने कहा, हम लोग तो अखबार पढ़ते हैं, कानपुर देहात की घटना है। अरे आप एक चीज बताइए, जिस देश में मिशनरी स्कूल में देश का IAS IPS का बच्चा 100% पढ़ता हो, वो किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है कि हमारे आपके जो घर में बना है वो कॉलेज में पढ़। मिशनरी स्कूल में लाइन लगती है। मिशनरी स्कूल का जो प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल, जो पादरी, जो प्रमुख होता है मिशनरी स्कूल का, वो प्रमुख, वो बाप, वो CM, DM और PM, क्या उसको क्या उपाधि उन सब जन को आप दे दे। हालांकि वो अपनी संस्था को चलाते बड़े जिम्मेदारी से और बड़ी त्याग, बड़ी तपस्या की भावना से चलाते, बड़ी सेवा की भावना से। मिशनरी स्कूल में रहने वाले लोग सत्ता के नजदीक लोग होते हैं। अगर वहां पर रहने वाले, वहां के लोग, अगर ये, हालांकि लोग कम हैं और सच में अल्पसंख्यक है। मैं आज एक बात कह दूं कर्मा जी, मैंने कई चैनलों पर कहा और खूब कहा, देश के चैनलों पर कहा, मुसलमान माइनॉरिटी है ही नहीं, ये विक्टिम बन जाते हैं। 35 ये सामने सज्जन बैठे जितेंद्र प्रसाद जी, ये माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी है, आदिवासी माइनॉरिटी है, 35 करोड़ आदमी माइनॉरिटी कैसे हो जाएगा? उसके बाद बन जाते हैं कि मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया।
कोई बता दे मुसलमान नेता, कोई बता दे मुसलमान खलीफा, कोई बता दे मुसलमान का जो खैर खा है, कोई बता दे कि मुसलमान कैसे माइनॉरिटी हो गया। देश की नंबर 2 आबादी है वो। अगर 1 करोड़ 1 अरब 40 लेकिन कुछ सुशील लाख जी, करके सुशील है, जी तो आप फिर- ठीक बात कह रहे हैं, आप ठीक बात कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक कौन है ये बात भी देखी जानी चाहिए कि आखिर असल में कौन है। लेकिन दूसरी ओर सवाल ये ना कि जो भी है उन पर अत्याचार क्यों, चाहे वो कोई भी हो, अत्याचार नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को विकसित कहते हैं, हम शिक्षित कहते हैं, और उसके बाद भी इस तरीके की घटनाओं को अगर हम अंजाम देंगे तो फिर ये किस कैटेगरी में हमको गिना जाए? बिल्कुल अत्याचार नहीं होना चाहिए। हाँ। आप इसी देश में अयोध्या का मुकदमा, जो सज्जन ये भी बैठे हमारे मित्र हमारे, और जो हिंदू पक्ष से लड़ा गया, तो कितने सम्मान और कितने प्यार से लड़ा गया है। ठीक है। इसी देश में लड़ा गया है ना इतने बड़े मुकदमे को। और एक बात बताइए, क्रिमिनल कोई भी हो, अगर वो मानसिक क्रिमिनल किसी धर्म का हो, हाँ। क्या हिंदुओं के नहीं वो चलती है बुलडोजर, और क्या फांसी, और क्या कारावास, आजीवन कारावास, या कब नहीं होता है। लेकिन क्या है, एक जब पॉलिटिकल चीजें शो करने लगती हैं, जब डोमेन में आ जाती हैं, सिस्टम में आ जाती हैं, तो ये अब जैसे मैं बता रहा हूँ जितेंद्र जी वाला मैंने पढ़ा, कानपुर देहात वाला, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके जो बिल्डिंग का वो था, वो नक्शा नहीं था उसका, वो पास नहीं किया गया था, बस बनाना शुरू कर दिया था जिस तरीके से भी किया गया था। वो जब सामने आई तो उसको उन्होंने खुद कहा कि ये हमने नहीं देखा, मैं गया नहीं कहता, लेकिन अखबार ने बताया कि लोगों ने खुद स्वीकार किया, प्रबंध तंत्र ने, कि वो गलत बना था, अपने आप बना, तो उसको हम खुद तोड़ देंगे इस टाइप से। अब हाँ, वहां पर लेकिन और भी घटनाएं आती है। हमने आज कुछ घटनाएं जो हाल ही के दिनों में आई उनको हमने अपने रिपोर्ट में शामिल किया है, लेकिन आप सब ये बात जानते हैं, चाहे अखबार के माध्यम से हो या टीवी के माध्यम से सुनते रहते हैं कि कभी किसी ने मंदिर पर हमला कर दिया, मूर्तियां तोड़ने का प्रयास कर दिया, तो कोई मस्जिद में जाकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। ये क्या वजह, इसके पीछे राजनीतिक वजह होती है। आपने कही ये बात, अभी आपके पास लौटेंगे, ठीक है, आपके पास आते हैं। उससे पहले एक दर्शक है सुशील जी, उनको जोड़ लेते हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे। सुशील जी, माफी के साथ आपको रोक रहे हैं, एक दर्शक जुड़े हुए। सुशील जी, दर्शक हैं, प्रेम हमारे साथ में है चेन्नई से। जी बहुत स्वागत है सर आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम। जी मैम, सारे का सारा दमदारी अगर हम बोले तो हमारे यशस्वी और माननीय लोग जिस भी पॉलिटिक्स पार्टी से हो, उन्हीं के कारण से देश में ये हो रहा है। नहीं, हमारा देश प्रगति कर रहा है, लेकिन वो ये जानते हुए कि उस प्रदेश में ये ठीक हो रहा है, तो वो उस प्रदेश में घुस के वहां पे अराजकता फैला देते हैं। कि केंद्र की सरकार जो है वो एक पार्टी का पक्ष लेती है, वो सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अगर चाहे तो हमारा देश कभी भी सुधर जाए, अगर ये माननीय जिनको हम यशस्वी कहते हैं, उसमें हमारे पीएम साहब भी है, अगर एक तरफा न बोले तो ये कम से कम देश सुधर सकता है। पीएम साहब पूरे देश के हैं, वो खाली एक पार्टी के नहीं है, वो हर चीज में बोलते हैं। यानी आपको लगता है कि राजनीतिक जो लोग हैं, अगर ये भी ठीक तरीके से काम करेंगे तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगने से कहीं ना कहीं लग सकती है। ठीक है प्रेम जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, अपनी चर्चा पर वापस से आते हैं। हमारे साथ में इकबाल अंसारी साहब अभी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद मामले में, स्वागत है आपका भी। और राजेश जी भी जुड़ चुके हैं, राजेश महाराज हैं, पुरोहित हैं। सबसे पहले पुरोहित जी हैं, उनको जोड़ लेते हैं। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, देश में हम सब रहते हैं, ये देश सबका देश है, चाहे इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर सवर्ण हो, या अल्पसंख्यक हो, या किसी भी जाति वर्ग धर्म विशेष का कोई भी व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार की बात कही गई है। ये लोकतंत्र है सर, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको अपना जीवन जीने का अधिकार है। फिर आखिर इस देश में अभी भी अल्पसंख्यकों के साथ या फिर जो दलित लोग होते हैं इनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों होता है? मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या हमारा धर्म या कोई भी धर्म कभी ये कहता है कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ गलत व्यवहार किया जाए? आखिर क्या वजह है कि यहां तक कि शिक्षित लोग, जिन लोगों से उम्मीद नहीं होती है, कई बार मैंने देखा है कि जो अगर पुराने जमाने की बात की जाए या बहुत पहले की बात की जाए तो लोगों में शिक्षा का अभाव था, जिसके चलते लोग भेदभाव करते थे, जातिवाद को बढ़ावा देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम किस शताब्दी में रह रहे हैं, हम कब, कहां, किस वक्त पर हैं, ये भी देखना है। लगातार कमी की बात कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही हैं। अभी भी जो घटनाएं होती हैं वो बहुत परेशान कर देने वाली होती हैं। आप बताइए आखिर ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? जय सिया राम। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग भारत जैसे देश में रह रहे हैं जहां
देश को ही माँ का दर्जा दिया जाता है, तो हमारे बहनों और माताओं के साथ ऐसा अत्याचार क्यों होता है। दूसरी बात रह गई जो दलित की बात है, तो हमारे दलित ही श्री भीमराव अंबेडकर जी हुए जिन्होंने पूरे संविधान को रचा। भारत देश ही उनके संविधान बनाए के अनुसार आज चल रहा है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी हैं, जो आज भारत विश्व गुरु के दर्जा पे पहुंचने वाला है। जिस प्रकार से भारत को यश, वीर, कीर्ति और सौभाग्य की बात बहुत ही भारत को बहुत ही ऊंचे लहजे पे पहुंचाने का कार्य जो माननीय श्री मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है राजेश जी ठीक है, आज हम राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का तो नाम ही जनहित है और हम चाहते हैं कि जनहित हो। देखिए ठीक है कि हमारे भारत का नाम बहुत हो रहा है, लेकिन ये वही भारत है जहां पर घटनाएं सामने आ जाती हैं मध्य प्रदेश जैसी। आपने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा होगा, पूरे देश में खूब था कि एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से एक व्यक्ति उसके मुंह पर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा था। क्या आपने देखा वो वीडियो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, इस पर बोलिए सर। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व जो भी दलित जाति जो है वो सभी को भारत में रहने का अधिकार है, सभी को बराबर सम्मान का अधिकार है। किसी का अपमान हो वह भारत का अपमान माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से भारत में दलितों के साथ अत्याचार हुआ तो सवर्ण के साथ भी माना जाएगा। और जो भी अत्याचार होता हो, चाहे वो नाबालिग के साथ होता हो, चाहे महिला, चाहे पुरुष, चाहे दलित के साथ, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसे घटना के लिए पूरा देश मांग करता है पूरे भारत से कि ऐसा जो भी हो रहा हो बहुत ही अनर्थ, बहुत ही गलत हो रहा है। इस चीज पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दलितों को भी पूरी तरह से सम्मान देना चाहिए, क्योंकि दलित ही श्री भीमराव अंबेडकर जी से हमारे भारत के संविधान को रचा। आज उन्हीं के बनाए हुए संविधान के अनुसार पूरे देश का संविधान चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए इस देश में सबको रहने का अधिकार है, लेकिन अभी राजनीति की एक बात निकलकर सामने आई है, उस पर हम सुशील जी से अभी आगे विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद मामले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इकबाल अंसारी साहब, उनको भी जोड़ लेते हैं। अंसारी साहब, स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। अंसारी साहब, देखिए ये देश की खूबसूरती है कि चाहे मुस्लिम पक्ष हो, हिंदू पक्ष हो, अगर कोई भी लड़ाई भी लड़ते हैं ना, तो कानून पर अगर विश्वास है तो कानूनी तौर पर आप उस लड़ाई को लड़िए। आपने तो एक बड़ी लड़ाई लड़ी भी है और आप कहते हैं कि इस देश का कानून मेरे लिए सर्वोच्च है, वो जो फैसला देता है मैं उसे ही मानता हूं। बाबरी मस्जिद के मामले में भी आपने कहा था और ज्ञानवापी मामले में जब सुनवाई हो रही थी, हमने आपको जोड़ा, उस मामले में भी आपने यही बात कही कि कानून जो कहता है वो ही सबसे ऊपर माना जाता है। ऐसे में कानून ने सबको अधिकार भी बराबर के दिए हैं। अल्पसंख्यकों के नाम पर लोगों के साथ, जो अल्पसंख्यक हैं उसमें आदिवासियों को भी हम बता रहे हैं, साथ ही साथ जो दलित लोग हैं उनको भी हम जोड़ रहे हैं। इन लोगों के साथ अत्याचार सर देश में होता है। आप पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है कि देश में अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ? क्या इनके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो हो रही हैं? क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में भी कुछ चीजें दिखाई हैं, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, सबके साथ लगभग कई ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी भी है इस तरह की, जो ऐसे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इकबाल साहब। देखिए, सवाल हमारे देश का है और हमारे हिंदुस्तान का है और हमारे देश के कानून का है। हाँ। कानून सबके साथ जो है एक सा बर्ताव होना चाहिए। हम न दलित मानते हैं, न शर्मा मानते हैं, न मुस्लिम मानते हैं। इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। जो मानवता इंसानों को दी जाती है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, सब इंसानों के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है तो जो कानून बने हुए हैं सजा उसी हिसाब से उनको मिलनी चाहिए। अभी ऑटोमेटिक जो है ये सारे जो है क्राइम बंद हो जाए। केवल लोग जो है हिंदू मुसलमान, कहीं सिख ईसाई, ये सब लोग करते रहते हैं। कहीं छोटा से छोटा मामला आया तो हिंदू मुसलमान हो गया। कानून जो इंसाफ करे वही बेहतर है। जहां जिस शहर में नहीं, कानूनी, देखिए इकबाल साहब, कानूनी प्रक्रिया तो होती है, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाती है, लेकिन कई बार इवन मुस्लिम पक्ष के लोगों की भी अगर हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोग भी कहते हैं कि उन्हें किनारा किया जा रहा है। वर्तमान के समय की बात करें, राजनीतिक लिहाज से भी उनको ऐसा लगता है कई बार कि उनको किनारे पर, हाशिए पर रखा जा रहा है। ऐसा महसूस करते हैं उस समुदाय के लोग। यही वजह है, आपको लगता है कि क्या राजनीति के चलते इस तरीके की घटनाएं भी होती हैं? क्योंकि राजनीतिक ध्रुवीकरण कई बार होता है, लोग वोट बैंक मान लेते हैं अलग अलग समुदायों को, अलग अलग समुदाय बट जाते हैं अलग अलग दलों के साथ। ऐसे में पिसती भी जनता ही है सर। आपको लगता है कि राजनीतिक इंटरफेरेंस के चलते भी नुकसान होता है लोगों का? देखिए, देश में पार्टियां बहुत हैं, इसलिए राजनीति तो जो है राजनीति तो लोग करते ही रहते हैं।
हम तो लोग कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां कोई हो, लेकिन समाज सेवा होनी चाहिए और समाज के लोगों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए, चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे जिस जात का हो, क्योंकि सारे नियम कानून जब हमारे देश में बने हुए हैं तो कानून का जो है जो लोग गलत काम करें उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पे मोबाइल पे डालते रहते हैं, मोहल्ले में लोग तकरीर जो है कि करेंगे, कोई भाषण दे रहा है, तो ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, कानून अपना काम करे। अगर किसी ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि देखिए लोगों को भी इस मामले में सोचना चाहिए और उसके बाद ही टिप्पणी करनी चाहिए। देखिए आज के दौर में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, मुझे लगता है इस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, एक दर्शक हमारे साथ में गिरीश शुक्ला जी हैं, कानपुर से हमारे साथ में अभी जुड़े हैं। गिरीश जी, बहुत स्वागत आपका, क्या राय है आपकी, बताएं। मैं देश के राष्ट्रपति महोदय से, देश के प्रधानमंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि भारत के संविधान ने उन्हें चुना है और भारत के संविधान की रक्षा करने की उन्होंने कसम खाई है। उन्हें किसी 18 पुराण या चारों वेदों ने नहीं चुना है। इसलिए इस प्रकार की बातें जो उनके बाबा कर रहे हैं, इस देश में हिंदू राष्ट्र, ये बात इन पे देशद्रोह का मुकदमा कायम करें और भारत के संविधान की रक्षा करने का जो अपनी प्रतिज्ञा की है उसका आप पालन करें। आपने चारों वेदों का पालन करने का प्रतिज्ञा नहीं किया है उस कुर्सी पर बैठने के बाद, आपने भारत के संविधान की रक्षा करने का प्रतिज्ञा किया है। जो संविधान के विरुद्ध हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देश में गड़बड़ी फैला रहे हैं, इनके ऊपर इनके सर कुचल दो। संविधान ने तुम्हें पूरी पावर दी है। संविधान के चाहे आप नीसा लगाएं, PIR लगाएं, देश को तुरंत कंट्रोल करें। रक्त रंजित क्रांति देश में कराने की साजिश रच रहे हैं आपके ये बाबा पंडित, इन्हें खुली छूट न दी जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया गिरीश जी आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए दरिंदगी की हदें पार हो रही हैं और सरकार सो रही है। कई जगहों पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं जो वाकई हैरान परेशान कर देते हैं कि आखिर आज की इस वक्त में भी इस तरीके की घटनाएं ये कौन से लोग हैं जो कर रहे हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। आज हम लगातार बात कर रहे हैं कि आखिर आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार क्यों और कौन है ये लोग जो आज के वक्त में भी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। रामू टेकाम साहब अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की ओर से हैं। रामू जी, स्वागत आपका भी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आदिवासियों के साथ वर्तमान के समय में जिस तरीके की घटनाएं हुई वो शर्मसार कर देने वाली है। पूरा देश उन तस्वीरों को देखकर शर्मिंदगी महसूस करता है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की बात भी करता है। लेकिन ये वो देश है जिस देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला तैनात है। हमारे देश की राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से आती है और ये उसी देश की घटना है जिस देश में एक आदिवासी युवक के मुंह पर एक पेशाब करता हुआ वीडियो सामने आता है। सर, आप कुछ कहेंगे कि आखिर आज के वक्त में क्या आपको लगता है कि जहां पर जो शिक्षा का स्तर है बढ़ रहा है, जो यूथ है उसकी संख्या ज्यादा है, समझदारों की कहते हैं संख्या ज्यादा हो गई है क्योंकि लोग अब पढ़ते हैं, लोग अब विकसित अपने आप को कहने लगे हैं और ज्यादातर लोगों की संख्या जो है वो मतलब जुड़ी हुई है अच्छे लोगों के साथ में, उनकी शिक्षा के साथ अब उतना अभाव नहीं रहा। बावजूद इसकी ऐसी घटनाएं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, अभी जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है हमारी सुरक्षा में नाकाम रही है। हाँ। आज सीधी की घटना यदि हम देखते हैं, सीधी की घटना में क्या होता है? सीधी की घटना में भारतीय जनता पार्टी का नेता सत्या का मद में चूर होकर के वो हमारे एक असहाय गरीब और सीधे साधे भोले भाले आदिवासी के ऊपर वो पेशाब करता है और इनके जो नेता है उसको सजा देने से तो दूर, वो तो उनको बचाने में लग जाते हैं और बोलते हैं कि हमारे पार्टी का नहीं है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन वही चीजें आपके चैनलों के माध्यम से या प्रेस के माध्यम से सामने आती है कि वो वर्तमान विधायक का प्रतिनिधि है और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है और एक तरफ उनके जो आरोपी प्रवेश शुक्ला, उनके पिताजी तक खुद बोलते हैं कि मेरा बेटा तो भारतीय जनता पार्टी का नेता और विधायक का सबसे करीबी है। और जब इनके कुछ भी इनको लगा कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है तो शिवराज सिंह चौहान जी बुलाते हैं और वो मामले को संभालने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई, अब कम से कम मैं पैर धो के मैं जो पाप हुआ है मेरी सरकार में, कम से कम वो पाप धोने का काम कर लूं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या कठोर सजा अभी मिली है? आप बताइए, नेमावर में तो एक परिवार के 5 लोगों को हत्या कर दी जाती है, 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है। सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए? आप बताइए, महू में एक आदिवासी बहन की हत्या होती है और जब उस हत्या की जांच के लिए जब आदिवासी समाज धरने पर बैठता है थाने के सामने,
तो यही शिवराज सिंह की पुलिस गोली चलाती है, और गोली तो चलाती है, उसमें निर्दोष आदिवासी की हत्या होती है, और उस मामले को दबाने के लिए जो निर्दोष आदिवासी युवक की हत्या होती है उसके पिता के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया जाता है, जो घटना स्थल पर मौजूद नहीं होता। और दूसरी तरफ आप मणिपुर में देख लिया, आज मणिपुर में क्या हो रहा है। आज पूरे मणिपुर में एक नफरत की आग में हमने झोंक दिया है। आज हमारी आदिवासी माता बहनों का की असमत लूटी जा रही है, उनको नंगा करके दौड़ाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है। अभी कल परसों का मैंने वीडियो और देखा न्यूज चैनलों के माध्यम से भी, जो छात्रावास में, जो कॉलेजेस में पढ़ने वाली बच्ची, हमारी आदिवासी बच्चियां, उनको चिन्हित करके पकड़ा जा रहा है, वहां पे भी उनको टारगेट किया जा रहा है, वहां पे भी प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आखिर आदिवासी जाएगा तो जाएगा कहाँ। आज अपने आप को, जो इस देश का मूल निवासी है, जिसने सब धर्मों को गले लगाया, हर धर्म के साथ वो मिलजुल के रहा है, लेकिन आज वो अपनी सुरक्षा के लिए तरस रहा है। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमने आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया, वाहवाही लूटने का काम करते, और उसी आदिवासी राष्ट्रपति महिला को जब संसद भवन का उद्घाटन होता है तो उसमें नजरअंदाज किया जाता है, बुलाया नहीं जाता। और एक बड़ी बात बता दूं आपके चैनल, एक बड़ी बात कि आप बताइए, मणिपुर में आदिवासी महिला जो है राज्यपाल है, सुश्री अनुसुईया उइके जी। आप के चैनलों के माध्यम से हमने उनकी बात सुनी कि मेरे 80-85 दिन से जो मणिपुर जल रहा है, इतनी भयावह स्थिति है, मैंने मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने कई बार पत्र लिख दिया और संवाद के ऊपर सरकार को अवगत कराया, केंद्र सरकार को, लेकिन केंद्र सरकार सुनने को। ठीक है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके पास लौटेंगे। रामू जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें ठीक से, हम आपके पास आएंगे। और मेहमान हैं, उनको जोड़ते। रामू जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, सुरक्षा नहीं दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है, आपके पास लौटते हैं। सुशील जी के पास चलते हैं, एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी, आप बताइए, देखिए हमने सबकी बात सुनी यहाँ पर, चाहे पुरोहित हो या इकबाल साहब हो, हर किसी को लगता है कि देखिए कानून अगर ठीक से काम करेगा तो भी ऐसी घटनाओं पर कमी आएगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस देश में राजनीति भी धर्मों के नाम पर होती है, और मुझे लगता है ये दुर्भाग्य है कि जो मुख्य मुद्दे हैं इसी के चलते दरकिनार हो जाते हैं और बाद में आम जनता ही इसका भुगतान करती है। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सीधी की घटना सामने आई, एक युवक पर जो घटना हुई उसने सबको मतलब हैरान किया, परेशान किया, वो निंदनीय है। हम भी शर्मसार हैं उस घटना को देखकर। लेकिन उस घटना के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने उस युवक को बुलाया, उसका सम्मान किया, उसके पैर धोए, शॉल पहनाई, ठीक है, आदिवासियों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं सर कि क्या राजनीतिकरण के चक्कर में भी ये लोग पिसते हैं? क्या ये समुदाय, हर कोई, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, आज के वक्त में राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रह गए हैं सर, अब तो बट गए हैं लोग। मतलब लोगों के मन में ये विचारधारा आ गई है कि अल्पसंख्यक इस दल के साथ हैं और बहुसंख्यक इस दल के साथ, और ये बंटवारा भी जाति के नाम पर हो गया। जी, आपको मैं बताऊं कि जो अभी आपने शब्द कहा, ये इस पे फोटो आ रही है जितेंद्र जी की, मेरी नहीं आ रही है, जितेंद्र जी की आ रही है फोटो, तो मुझे वो लग रहा है कि मैं था जितेंद्र जी से बात कर रहा हूँ क्या? जी सुशील जी, सिस्टम से भैया उसमें जितेंद्र सिंह जी की फोटो आ रही है, जबकि मेरी आपकी आनी चाहिए या मेरी आनी चाहिए? नहीं सर, आप नजर आ रहे हैं, आप बेफिक्र रहें, हम आपको देख पा रहे हैं। इस पूरे उस पे जितेंद्र जी उस पे, खैर, तो अभी बाढ़ आई है गरबा की। हाँ। अभी इस देश में बाढ़ आई है। हाँ। तो अमूमन बाढ़ पे क्या होता है, बाढ़ में कि वो बस बाढ़ में पानी आता है, हाँ। गंदगी आती है और लगा पता चला बाढ़। ये राजनीतिक गाद है, गाद शब्द समझिए। हाँ। गाद जो पहाड़ों पे आती है, जिसमें सब बह जाता है, गाद शब्द जो होता है वो कीचड़ नहीं होता है, उसमें मकान बह जाते हैं, गाड़ियां बह जाती हैं, पेड़ बह जाते हैं, उसमें कीचड़ के साथ साथ पेड़ पौधे, ईंटा, गुम्मा, मट्टी, हर चीज तो गाद कहते। तो ये पॉलिटिकल गाद चल रहा है इस समय पर। आपको पता है कि मुसलमानों में भी पसमंदा बन गया है। बिल्कुल, मुसलमानों में कहा जाता है, जिस मुसलमानों में कहा जाता है कि जात वात नहीं होती, जबकि इनके यहाँ भी होती है। इनके यहाँ भी पठान होते हैं, शेख होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, इनके यहाँ भी दलित होते हैं, इनके यहाँ भी सब होते हैं। लेकिन इनके यहाँ ये अच्छा है कि इनके ज्यादा बहुत जात वात का वो प्रथा नहीं है। इनके यहाँ पसमंदा, बाकायदा सरकारी पसमंदा देश के बन गए हैं। जो सज्जन अभी बने हैं, तारिक मंसूर जी, डॉक्टर तारिक मंसूरी, वो राष्ट्रीय पसमंदा हो गए। अब बताइए इससे बड़ा और क्या संरक्षण होगा मोदी का और देश का? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं। अब आप बताइए गर्मा जी,
इस देश में क्या सिख नहीं राष्ट्रपति बना? तो कौन सा हलवा पूरी खा रहे हैं सिख? क्या उनकी मसाइल नहीं है? क्या उनकी ग्रीवांस नहीं है? क्या इस देश में ब्राह्मण राष्ट्रपति नहीं बना? तो क्या कानपुर में जो ब्राह्मण माँ बेटी को झोपड़ी तोड़ दी गई थी, आप तो वहीं की है, जल के राख हो गई थी दोनों माँ बेटियां, तो क्या वो ब्राह्मण नहीं थी? हाथरस में जब होता है, जब दलित की लड़की के लिए कहा जाता है, तब क्या वो दलित रामनाथ कोविंद जी दलित नहीं थे? ये तो राष्ट्रपति पद पे आ चुके हैं। जिस समय मुसलमान हाय हाय करता है, उस समय यहाँ पर कलाम साहब ऐसे वर्ल्ड के शख्सियत क्या यहाँ राष्ट्रपति नहीं बने देश में? अब आदिवासी, बताइए, इस देश की सबसे बड़ी शर्मनाक घटना हुई है। ये छोटी मोटी घटना, ये हिजड़े ने ये कर दिया, उनने ये कर दिया, वो क्या बोलते उन्होंने वो कर दिया, अरे वो शब्द नहीं है, और भी तमाम शब्द है, तो मैं उन शब्दों को मैं भूल रहा हूँ। तो ये अब होता क्या है, गर्मा जी बात समझिएगा, जिस समय हाथरस की घटना होती है तो मीडिया सब चिल्लाते हैं दलित के साथ अत्याचार हुआ, दलित के साथ अत्याचार हुआ। जब कानपुर की घटना होती है तो होता ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ, ब्राह्मण के साथ हुआ, यहाँ पर उनके साथ अत्याचार हुआ, आदिवासी के साथ अत्याचार हुआ, ठाकुर साहब के साथ अत्याचार हुआ, यादव जी के साथ तो अरे बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन जब हिंदू मुसलमान होता है तो हिंदू वर्सेस मुसलमान फिर क्यों हो जाता है? फिर दलित वर्सेस मुसलमान क्यों नहीं होता? तो सर इसमें सर किसकी सहभागिता होती है, हम ये भी तो जानना चाहते हैं ना। केवल मैंने कहा था राजनीतिक गाद का शब्द मैंने कहा आपको, बिल्कुल मैंने आपसे अभी कहा, मैंने आप इससे बड़ा तो हो ही। आप बताओ, जिस देश में नेताओं के नाम मुल्ला के नाम से रखा जाए, हिंदू के नाम, आज बताइए हमारे पास तो 4 शंकराचार्य हैं और चारों के प्रतिनिधि आप 100 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, 1 लाख पंडित कहां से आ गए? 1 करोड़ पंडित कहां से गए? ठीक, पहले तो जय राम जी की और जय सिया राम भैया चलता था, अब तो हनुमान जी के भी आंखें लाल लाल गुस्से में उस पे गाड़ी के पीछे दिखाते हैं। गुस्से वाले हनुमान जी कहां से आ गए? वो तो गुस्से में एक ही बार आए थे। तो ये हमने अपने हिंदू धर्म में भगवानों को इतना रौद्र रूप में दिखा दिया है। रौद्र में काली जी थी, उस पर पैर रख दिया था। लेकिन हमारे यहाँ अब हुआ क्या है, नेताओं ने, जो हमारे धर्म के जो पंडित लोग हैं, लाल पीला हरा नीला तमाम किस्म के जो लगाते हैं, ये लोगों ने जिस तरीके से धर्म का 14 के बाद जो धर्म का अवमूल्यन हुआ है, उसमें ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य, ये यादव, दलित, आदव, ये सब धर्म के नाम पे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क में आ गया है, क्वेश्चन मार्क में आ गया है। ठीक है सर। जबकि मैं बता रहा हूँ, जितेंद्र जी बैठे हुए हैं, ये सेवा और धर्म की अगर बात होती है तो इनसे बड़ा कोई, मैं नहीं मानता सिख धर्म और इनके बारे में, ये अल्पसंख्यक ये हैं। अच्छा। मुसलमान मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए जिस दिन ये मुसलमान कहना, अल्पसंख्यक कहना बंद कर देंगे ये स्वयं लोग और ये मीडिया के लोग, उस दिन आधी समस्या इनकी और ये जो प्रॉब्लम जो होती है ना सर, लेकिन बात यहाँ सिर्फ मुसलमानों की नहीं हो रही है ना, बात ये हो रही है कि जो भी अल्पसंख्यक में आता है, अगर इस देश में इनकी संख्या कम है तो मैंने अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं। अब ठीक है, मान लेते हैं कि और भी समुदाय हैं जिनकी संख्या कम है, उन्हें भी हम उसमें ही काउंट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर कौन अल्पसंख्यक में है कौन नहीं है, इस पर हम चर्चा ही नहीं कर रहे। जो भी हैं, जितने भी हैं सर, अत्याचार नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कहते कि निषाद अल्पसंख्यक है, ऐसे तो कहते राजभर अल्पसंख्यक है, ऐसे तो कहते माली अल्पसंख्यक है, ऐसे तो कहते गुर्जर अल्पसंख्यक है। एक नेता आते हैं, जो जाति के नेता आते हैं, वो तो बताते हैं हमारे यहाँ 0.1% है, हम तो अल्पसंख्यक है, कहने को हिंदू है, 100 करोड़ की आबादी के लोग हैं, लेकिन कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक है, मुझे रिजर्वेशन चाहिए, मुझे मंत्री पद चाहिए, MP चाहिए, MLA चाहिए, नेता और लाल गाल बना के मंत्री बन के। देखिए अभी क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हो रहा है, जो लोग 1 घंटे पहले गालियों की वो बौछार करते थे, पॉलिटिकल गालियां जो सुन लिए तो कान में शीशा कूद जाता था, आज वो सत्ता, अभी 2 दिन बाद वो सत्ता के बिल्कुल देखिए, राजनीतिकरण का मतलब ही यही है कि उनको आम जनता से कम मतलब होता है, वो तो वोट बैंक देखते हैं, वो तो अपना फायदा देखते हैं, सियासी फायदा देखते हैं। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। एक दर्शक है टिंकू जी हमारे साथ में जुड़े हुए, दिल्ली से है। बहुत स्वागत टिंकू जी आपका, क्या राय है आपकी, क्या कहना चाहते हैं, बताएं। मैम जी नमस्कार, मैं अपनी बात एक छोटे से उसमें रखना चाहता हूँ कि और आपके चैनल को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे मौका दिया। और बात ये है
कि एक गांव है भूरेपुर, जिला औरैया में, थाना फफूंद के अंतर्गत। वहाँ सदीक जी हैं जिनकी उम्र है 85 साल और वो सिर्फ पति पत्नी हैं, 85 साल के, उनके कोई औलाद नहीं है, बे औलाद हैं। उनको उस गांव का एक प्रधान है दूसरे गांव का, वो घर में सुबह 7 बजे आके घर में चढ़ाई करता है और प्रधान डिक्सन यादव और उसका भाई कुछ लोगों को लेके आता है, उनके घर पे चढ़ाई करता है, जान से मारने की धमकी वगैरह देता है, पुलिस में मामला जाता है सबका। अब ये बताइए सिर्फ क्यों? क्योंकि डिक्सन यादव सिर्फ लोगों में डर भरना चाहता है और वहाँ के विधायक जी हैं वो भी यादव हैं। सर ठीक है, यानी आपको लगता है कि कई जगहों पर जातिवाद होता है, जातिवाद के चलते उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ठीक है टिंकू जी, हम यही कहेंगे कि आप देखिए पुलिस में जाएं, अपनी बात पहुंचाएं ताकि जो आरोपी हैं उन पर एक्शन हो सके। शुक्रिया आपका टिंकू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए लोगों का यही मानना है कि जातिवाद के चलते कई बार इस तरीके की घटनाएं होती हैं, सही लोगों पर, आरोपियों पर एक्शन नहीं लिया जाता और इसी के चलते इसको बढ़ावा मिलता है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए महासचिव जी हैं जितेंद्र सिंह जी का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा में और लोगों को भी जोड़ेंगे। जितेंद्र जी, अभी आपने सुना एक दर्शक हैं वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए ये जो जातिवाद है ना, ये सिर्फ समाज में ही नहीं बल्कि जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर भी व्याप्त है। आपने देखा होगा कई बार आरोप लगता है कि सिर्फ इस जाति के लोगों की भर्ती हो गई, इस जाति के लोगों को प्राथमिकता मिल गई, या फिर जिस जाति की सरकार, अब तो जाति की सरकार होने लगी है, सवर्णों की सरकार या फिर अल्पसंख्यकों की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बट चुके हैं दल, तो जिस दल की सरकार है वो अपनी ही जाति के लोगों को बढ़ावा दे रहा है। जब भर्ती की लिस्ट आती है तो सर उसमें नाम सारे एक ही जाति के हो जाते हैं। आपको लगता है चीजें होती है, इससे भी आम जनता परेशान होती है सर? जितेंद्र जी, बिल्कुल सच है। हमारे देश को धर्म और जातियों में इस कदर बांट दिया गया है। हाँ। अभी सुशील दुबे जी की बात कह रहे थे। हाँ। कोई छोटे छोटे तबकों में बांट दिया गया। हिंदू मुसलमान के बीच में इतनी गहरी खाई खोदी गई है, जातियों, एक जाति को दूसरे जाति के प्रति इतना अधिक नफरत भर दी गई है कि आपस में प्रेम की भावना खत्म होती जा रही है। आज जो झगड़े देख रहे हैं, चाहे वो दलितों के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ में हो, ये जो आक्रमण हो रहे हैं, चाहे वो धार्मिक स्थलों में हो या किसी के मुंह पर पेशाब करना, ये एक पराकाष्ठा है। बिल्कुल, इंसान नहीं रह गया, जानवर बन चुका है। वजह से कितनी है कि उसके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो देश से राज करना चाहती है, एक प्रकार किसी भी प्रकार अपनी सत्ता को बचाए रखना या सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। इसलिए वो धार्मिक उन्माद, एक जाति को दूसरे जाति के प्रति भड़काना, सिर्फ ये काम रह गया है और आज यही हो रहा है। आप देख लीजिए मणिपुर क्या, नागा जातियों में क्या हो रहा है, इतना अधिक। वो सिर्फ कुछ विशेष जाति और धर्म के होने के कारण उनके साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र जी, माफी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है हम तक, कट कट कर आ रही है। जी जी, तो चिन्हित किया जा रहा है, धर्म के नाम पर लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जाति के नाम पर चिन्हित किया जा रहा है, जाति विशेष के लोगों को महत्व दिया जा रहा है। अगर सरकार को लगता है कि ये जाति के लोगों को अपने साथ लेने से हमारा वोट बैंक मजबूत होगा, हमारी, ठीक है, यानी आप इस बात से सहमत हैं, आप इस बात से सहमत हैं जितेंद्र जी कि ये चीजें होती हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आम जनता जागरूक होगी ना सर, वो जाति धर्म से परे उठकर सोचेगी और विकास की बात करेगी। बहुत से मुद्दे हैं जिसमें सब जुड़ते हैं। जब बेरोजगारी आती है, महंगाई आती है, तो सर उसमें जाति विशेष पर फर्क नहीं पड़ता, वो आप देश की जनता है और आप सबको भुगतना पड़ता है। तो इस लिहाज से सोचना चाहिए तब जब आप वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं कि कौन आखिर यहाँ पर देश में धर्म की, जाति की राजनीति कर रहा है। ऐसे दलों से बचना होगा, तभी शायद इस तरीके की चीजें कम हो सके। राजू टेकाम जी का रुख करते हैं, उसके बाद सुशील जी आपके पास आएंगे, राजेश जी भी बने हुए, उनके पास भी जाएंगे। सबसे पहले राजू जी को जल्दी से लेते हैं। राजू जी, आप बताइए, अभी देखिए हमने यही सवाल किया यहाँ पर जितेंद्र जी से कि क्या ब्यूरोक्रेसी, जो जिम्मेदार हैं, जो अफसरशाही है, क्या इनमें भी ये चीजें देखने को मिलती हैं? कई बार ऐसा होता है कि जब दलित समुदाय के लोग जाते हैं शिकायत करने, उनकी शिकायत ही नहीं लिखते। अभी जैसे एक दर्शक थे, उन्होंने कहा कि सर क्योंकि विधायक जी भी यादव हैं और जो आरोपी हैं वो यादव हैं, तो उनकी सुनी नहीं जा रही, जो पीड़ित पक्ष है उसकी सुनी नहीं जाती है, क्योंकि जातिवाद है, अपनी जाति के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, फिर चाहे वो अपराध करें या गलत काम करें, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। राजू जी,
आपको लगता है कि अफसरशाही जो स्थानीय प्रशासन होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, पुलिस अधिकारी होते हैं, अगर वो भी ठीक तरीके से काम करें, निष्पक्ष होकर, तो सही रहेंगे, इस तरीके के मामले नहीं आएंगे या कम आएंगे? जी जी बिल्कुल, इसमें जो है सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। हाँ। और प्रशासन को आदेश करे कि जातवाद न करे, जो भी जनहित में काम हो सके, जो भी न्याय की काम हो, वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, न्याय और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और जो भी न्याय के कानून के खिलाफ चले, किसी के साथ भी कोई भी निंदनीय घटना करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, किसी को भी न छोड़े, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो। ठीक है, यानी सख्त कार्रवाई प्रशासन से करने की उम्मीद। सुशील जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से, उसके बाद राजेश जी को भी जोड़ लेंगे। मैं गरवा जी ये कह रहा हूँ, हाँ। एक जमाने में कोई आदमी गलत काम करता, जरा सा भी गलत काम जिसके उसके मन में होता था, तो महीनों सालों अपने नजरों से गिरा रहता था और चुप रहता था। अब क्या है, गलत काम भी करते हैं, पेशाब भी करते हैं, वो भी करते हैं, रेप भी करते हैं, दुनिया भर के गलत काम करते हैं। इवन मणिपुर में कितनी गंदी तरीके से जो उनकी बॉडी जेस्चर हैं, देखिए आप, शर्म क्या माँ, और उसका फोटो भी मतलब उसका वायरल करते हैं, वीडियो बनाते हैं। हाँ। ये राक्षस राज, ये क्या आ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पहले लोग चोरी करने वाला आदमी सालों नहीं आता था कि हमसे गलती हो गई। आप इस चीज को देखिए। दूसरी बात ये बताइए, केरल के अलावा हमारा ईसाई समाज कहां पर इतना बड़ा आफत किए दे रहा है? जो बजरंग दल वाले लिए रोज परेशान रहते कि यहाँ पर जो उन्होंने वो कर दिया, यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर दिया, वहां पर जो देखिए, जिस देश में ये समाज, सिख समाज, ये विशेष रूप से ये माना जाता है, ये समाज जो अपने धर्म के प्रति समर्पित है और समाज के प्रति पूरी तरीके से समर्पित है, उसको भी अच्छा, ये बजरंग दल का कौन सा ये रोल है जो पार्कों में घूमते जाके वो करते हैं कि कौन क्या कर रहा हो, कौन क्या नहीं कर रहा है? ये चर्च से, बजरंग दल से चर्च से क्या लेना देना हो गया? बजरंग दल का मतलब धर्म है, बजरंग दल का मतलब हनुमान चालीसा पढ़ना है, बजरंग दल का मतलब जितेंद्र जी घर जाके घुस के वो लाठी डलना, ये नहीं करना कि वो ये धर्म, अगर धर्मांतरण हो रहा है, योगी जी देखें, गृह मंत्री अमित शाह देखें इस चीज को, इसको बजरंग दल और ये त्रिपुंड वाले नहीं देखेंगे, इसको देखा जाएगा। नहीं तो ऐसे दलों को बढ़ावा कौन देता है? हाँ, देखिए, दल किसी के भी हो, आज मान लिया कि सरकार है, बजरंग दल वाले खूब मनमानी करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप इस बात को नकार नहीं सकते कि कई जगहों पर धर्मांतरण की खबरें नहीं आती सर, हम वो भी देखते हैं। मैंने कहा 14 के बाद से इसकी परिपाटी बहुत ज्यादा ये शुरू हो गया। मतलब आपने शुरू में डे 1 में, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल था कि 14 के बाद ही तो शुरू हुआ है ये निपटा, इसको खींचना, उसको उनको दौड़ा लेना। अरे आप ये अंगोछे एकदम से, अरबों अंगोछे कहां से निकल आए थे? लाल गमछे, एकदम से लाल वो वाले गमछे जो होते, जिसको हम लोग सन्यासियों का वो वस्त्र मानते हैं, जो कभी कभी दिखते थे गांव में, भगवा जो गांव में कभी कभी दिखते थे और हम लोग दौड़ के पैरों में गिर जाते थे सन्यासियों को। भगवा देख लिया, पैरों में गिर गए। लेकिन सर, भगवा अपनाने से क्या समस्या हो सकती है? कोई किसी भी रंग का गमछा पहन सकता है, मुझे लगता है वो चर्चा का विषय नहीं है सर। भगवा सब नहीं पहन सकते, कैसे सब भगवा सब पहन सकते हैं? भगवा का भी प्रोटोकॉल होता है, भगवा का भी तरीका होता है, नियम होते हैं। भगवा के लिए 6 बजे उठना पड़ता है, नहाना धोना, पाठ पूजा करनी पड़ती है, प्रभु के चरणों में बैठना पड़ता है। थोड़ी की मुंह में दबाया, गंदी सी वो थुपाड़ी दबाई, काला काला वो दबाया, थूका पच्च से और कहा कि भगवा है और निकल। ये भगवा नहीं होता है गर्मा जी। नहीं तो ये आम जनता अगर जिन दलों का आप नाम ले रहे हैं, अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वर्तमान में सरकार हमारे लिए खड़ी है, इस वजह से संरक्षण है। अरे आप बताओ, जब टेंट कनात तक भगवा होने लगे, कुर्सी के जो वो डालते हैं ऊपर, जो कुर्सी के पीछे, वो भगवा होने लगे, अब भगवा बचा कौन सा? पहले तो भगवा तब दिखता था जब लगता था कोई सन्यासी आया है, कोई साधु आया है, कोई। अब तो भगवा, तो अब आप जाइए किसी नेता की उसका वो करिए स्वागत, देखिए उसकी कुर्सी भगवी, उसका टेंट भगवा, उसका माइक भगवा, उसका तार भगवा, उसके कपड़े भगवा, उसके जूते मोजे भगवा। अब तो भगवा का कोई भगवा जैसे योगी जी बैठते हैं, उसको हम मानते हैं, उनकी तौलिया भगवा है। अब तो भाई लोग नेतागिरी भगवा रख लेते पीछे कि वो दिखाएंगे कि हमने, मंत्री जी हमने भी भगवा डाला था। अब तो अपना, यानी रंगों का भी बंटवारा हो गया है सर, रंगों का भी बंटवारा हो गया कि भगवा रंग हिंदुओं का और हरा रंग मुस्लिमों का हो गया।
मैंने आपसे कहा गर्मा जी, हमने गांव की जीवन जिया है। मैं 63 साल की उम्र का हूं, मैंने पूरी जिंदगी गांव में दी है अपने पर नाना दादा में। जब कभी गांव के आते थे साधु सन्यासी जैसे भी हों और कहीं भगवा देख लिया और मंदिर चले गए तो सिवाय चरणों में और सिवाय हाथ मूंद के यूं करना और केवल जयराम चचा और जयराम भैया कहते थे। मुसलमान को भी जयराम चचा जयराम भैया कहते थे, जयराम राम राम चचा राम राम भैया। ठीक है सर। जय श्री राम थोड़ी था, जय श्री राम का मतलब क्रोध, निगेटिव, निकल घर से बाहर, इस टाइप की पॉलिटिकल चीजों ने। ठीक है सर। राजेश जी को जोड़ लेते हैं। राजेश जी हमारे साथ में। राजेश जी, अभी आप का मुझे लगता है बिल्कुल ठीक समय है आपके पास आने का। अभी यहाँ पर सुरेश जी की बात आपने, सुशील जी की माफ कीजिएगा, सुनी होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए भगवा रंग पहनने का भी एक नियम होता है। हालांकि मुझे लगता है, मैं तो ये मानती हूँ कि हर रंग हर व्यक्ति अपना सकता है, और रंगों में भी अगर भेदभाव हो जाए तो फिर ये देश कैसे सर, इस देश में जो कहते हैं ना कि इंद्रधनुष में सारे रंग होते हैं, ये वैसा ही देश है। और कहते हैं भगवा रंग हिंदुओं का हो चला, हरा रंग मुस्लिमों का हो चला। ये कब हुआ सर? ये कब हुआ? हाँ, जिसमें अरे दीपिका वाली कौन सी पिक्चर आई जिसमें भगवा रंग पे तो वो कर दिया था। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है, ठीक है, बात करते हैं। पठान मूवी को लेकर देश में बवाल हो गया सर। उस अगर आप एक गाने को देखें, उसमें ऐसा कोई रंग नहीं बचा था जो दीपिका पादुकोण ने नहीं पहना होगा, लेकिन उस महज 6 सेकंड के क्लिप को लेकर विवाद हो गया था। ठीक है सर, आप बताइए सर। भगवा रंग को लेकर एक तरफ कह रहे हैं कि भाई आजकल तो हर कोई पहनता है, एक तरफ व्यक्ति मदिरापान कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और भगवा रंग पहनकर घूम रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इस रंग के साथ संरक्षण है सत्ता का। बताइए आप सर, आप तो पुरोहित हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवा कोई रंग नहीं होता है, भगवा भाव होना चाहिए, आत्मसमर्पण भगवा के प्रति होना चाहिए। क्योंकि कोई लाल पीला पहनने से साधु नहीं बन जाता है। बिल्कुल, मन को साधने से साधु होता है। भाव साधुता होना चाहिए, जीव के प्रति दया होना चाहिए, भगवान और धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए, तभी वो भगवा का कलर लाएगा। कोई भगवा धारण करने से भगवा का महत्व नहीं बढ़ा सकता। ठीक है सर, तो कलर कोई भगवा पहनने से नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है। जल्दी से रामू जी की एक बात लेते हैं। रामू जी, आप कुछ कह रहे थे, वक्त बहुत कम है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। रामू जी जल्दी से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हाँ, आज अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा? आज सरकार के, मुझे आप 4 कोई भी ऐसे चीज बता दीजिए कि वाकई में अपराधियों के ऊपर सरकार ने कोई कड़ा रुख अपनाया हो। आज जितनी दरिंदगी ये लोग कर रहे हैं, इनको सरकार संरक्षण दे रही है, लेकिन इनको सजा नहीं दे रही है। ठीक है, आपको सरकार से शिकायत है, शुरू कर दो, इनको फांसी पे लटकाना शुरू करो। ठीक है, सरकार पर शिकायत है क्योंकि ये लोग संरक्षण दे रहे हैं अपराधियों को। ठीक है सर, आपका शुक्रिया। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या अब भी भाई भाई? क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये कई सारे सवाल खड़ा कर रही हैं। जनहित में आज हम इस मुद्दे को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे थे कि आखिर क्यों वक्त के साथ इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जो वाकई कई सारे सवाल खड़े करती हैं कि आखिर आज जब देश विकसित देशों की सूची में शामिल होने जा रहा है, देश में शिक्षा का स्तर भी बेहतर हो गया है, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ गई है, उस दौर में भी लोग इस तरीके के घटना आखिर कैसे अंजाम देते हैं। जनहित में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।